नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12वीं हिंदी का चैप्टर जूझ के प्रश्नोत्तर। तो आइए हम शुरू करें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा। आप इन्हें अपने फेयर कॉपी में नोट कीजिए विधिवत। पहला प्रश्न, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। इसका उत्तर, इस पाठ का शीर्षक जूझ संपूर्ण कथानायक का बिंदु है, जिसका अर्थ है संघर्ष। कथानायक आनंद इस पाठ में हमें आदि से अंत तक संघर्ष करते दिखाई देता है। पाठशाला जाने के लिए आनंद को एक लंबे संघर्ष का सामना करना पड़ा। प्रवेश लेने के पश्चात अपने अस्तित्व के लिए आनंद को जूझना पड़ा। तब कहीं जाकर वह कक्षा मॉनिटर बना। उसने कवि बनने के लिए भी निरंतर संघर्ष किया। वह कागज के टुकड़ों पर अथवा पत्थर की शिला पर या भैंस की पीठ पर कविता लिखा करता। उसके संघर्ष में मराठी अध्यापक न.वा. सोंदलगेकर के साथ उपन्यास का यह शीर्षक कथानायक की संघर्षमय प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है, अतः यह शीर्षक उचित है। प्रश्न 2, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। उत्तर, लेखक मराठी भाषा के अध्यापक N.V. सोंदलगेकर से अधिक प्रभावित हुआ। उन्हें लय, छंद, यतिगति, आरोह अवरोह का उचित ज्ञान था, जिसका कथानायक पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। जब लेखक को पता चला कि अध्यापक ने अपने घर के दरवाजे पर लगी मालती नामक लता पर कविता लिखी है, तब उसे अनुभव हुआ कि कवि भी अन्य मनुष्यों के समान ही हाड़, मांस, क्रोध, लोभ आदि प्रवृत्तियों का दास होता है। कथानायक ने मालती लता देखी और उस पर लिखी कविता को पढ़ा था। इसके बाद उसे महसूस हुआ कि वह अपने गांव के तथा आसपास के अनेक दृश्यों पर कविता लिख सकता है। शीघ्र ही वह तुकबंदी करने लगा और अध्यापक ने भी उसका उत्साह बढ़ाया। उसके मन में यह विश्वास हुआ कि वह भी कवि बन सकता है। प्रश्न 3, श्री सोंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। उत्तर, श्री N.V. सोंदलगेकर लेखक की कक्षा में मराठी पढ़ाते थे। वे बड़े सुरीले कंठ से कविता सुनाया करते थे। उन्हें छंद, यति, गति, आरोह अवरोह का समुचित ज्ञान था। वे प्रायः कविता गाकर सुनाया करते थे। कविता गान के समय उनके चेहरे पर भावों के अनुकूल हाव भाव देखे जा सकते थे। श्री N.V. सोंदलगेकर ने लेखक की तुकबंदी का अनेक बार संशोधन किया तथा बार बार उसे प्रोत्साहित भी किया करते। वे लेखक को यह भी बताते कि कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का प्रयोग कविता के लिए किस प्रकार का होता है और छंद की जाति कैसे पहचानी जाए। इस प्रकार N.V. सोंदलगेकर कथानायक को कविता लिखने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहते, जिससे लेखक भी कविता लिखने में रुचि लेने लगा। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। उत्तर, कविता के प्रति लगाव से पहले कथानायक को ढोर चराते समय, खेत में पानी लगाते समय, कोई दूसरा काम करते समय
अकेलापन अत्यधिक खटकता था। कविता लिखते समय वह अपने आप से खेलता था। इस अकेलेपन के कारण वह ऊंची आवाज में कविता का गान करता था। कभी कभी वह कविता पाठ करते समय अभिनय भी करता था और थुई थुई करके नाचता भी था। प्रश्न 5, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दें। उत्तर, हमारे विचार से पढ़ाई लिखाई के संबंध में दत्ताजी राव का रवैया सही था और लेखक के पिता का रवैया गलत था। लेखक का सोचना भी यही था कि पढ़ लिख कर कोई नौकरी मिल जाएगी और 4 पैसे हाथ में होने से कोई व्यापार किया जा सकता है। इसी प्रकार दत्ताजी राव का रवैया सही ठहराया जा सकता है। उन्होंने ही लेखक के पिता को धमकाया तथा लेखक को पढ़ने के लिए पाठशाला भिजवाया। परंतु आज के हालात को देखते हुए आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति वैज्ञानिक खेती करके अच्छे पैसे कमा सकता है और समाज के निर्माण में योगदान दे सकता है। प्रश्न 6, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? अनुमान लगाइए। उत्तर, कथानायक और उसकी मां दत्ताजी राव के पास इसलिए गए थे ताकि वे लेखक के पिता पर दबाव डालकर पाठशाला भिजवा सके। यदि लेखक की मां यह झूठ नहीं बोलती तो लेखक के पिता बहुत नाराज हो जाते और मां बेटे की खूब पिटाई करते। इसी प्रकार लेखक ने झूठ न बोला होता कि पिता को बुलाने आया हूं, उन्होंने अभी खाना नहीं खाया, तब लेखक वहां जा नहीं पाता और पिता बेटे पर झूठे आरोप लगाकर दत्ताजी राव को चुप करवा लेता। लेखक जीवन भर पढ़ाई न कर पाता और कोल्हू के समान खेत में पिसता रहता। विद्यार्थियों, ये थे लघु उत्तरी प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न इस प्रकार हो सकते हैं। देखिए, लेखक के दादा का पढ़ाई के प्रति जो दृष्टिकोण था उसे आप कितना उपयुक्त पाते हैं? ऐसे लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं? उत्तर, लेखक चाहता था कि वह भी अन्य बच्चों के साथ पाठशाला जाए, पढ़ाई करे और अच्छा आदमी बने। पाठशाला जाने के लिए उसका मन तड़पता था, पर उसके दादा का पढ़ाई के प्रति दृष्टिकोण स्वस्थ न था। वे चाहते थे कि लेखक पढ़ाई करने के बजाय खेती में काम करे और जानवरों को चराए। किसी दिन खेत में काम करने के लिए न जाने पर वे लेखक को बुरी तरह पीटते, डांटते। एक बार वे लेखक से कह रहे थे, हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहां मिलेगा वहीं कुचलता हूं कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पड़ने का भूत जो सवार है, मुझे मालूम है, बालिस्टर नहीं होने वाला है तू। बच्चे को पढ़ाई से विमुख करने वाला, बच्चों की शिक्षा में बाधक बनने वाला, ऐसा दृष्टिकोण किसी भी कोण से उपयुक्त नहीं है। ऐसे लोगों का दृष्टिकोण बदलने के लिए हमें यह प्रयास करने चाहिए। लेखक के दादा जैसे लोगों को शिक्षा का महत्व बताऊंगा। शिक्षा से वंचित बच्चे मजदूर बनकर रह जाते हैं, यह बात उन्हें समझाऊंगा। शिक्षा व्यक्ति के जीविकोपार्जन में साधन का कार्य करती है, इस सत्य से उन्हें अवगत कराऊंगा। पढ़े लिखे सभ्य लोगों के उन्नत जीवन का उदाहरण ऐसे लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। दूसरा निबंधात्मक प्रश्न इस प्रकार है, आज भी समाज को दत्ताजी राव जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है? इससे आप कितना सहमत हैं और क्यों? यदि आप दत्ताजी राव की जगह होते तो क्या करते? उत्तर, दत्ताजी राव नेक दिल, उदार एवं गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वे बच्चों एवं महिलाओं से विशेष स्नेह करते थे। वे हरेक व्यक्ति की सहायता करते थे। लेखक और उसकी मां ने जब उनको अपनी पीड़ा बताई तो शिक्षा के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखने वाला दत्ता राव जी ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया और लेखक के दादा को बुलवाया। जब वे राव जी के पास गए तो उन्होंने बच्चे को स्कूल न भेजने के लिए दादाजी को खूब डांटा फटकारा।
उन्होंने बच्चे का भविष्य खराब करने की बात कहकर बच्चे को स्कूल भेजने का वायदा भी लिया और स्कूल न भेजने पर लेखक को पढ़ाने का जिम्मा स्वयं लेने की बात कही। राव जी की डांट से लेखक के दादा कुछ न कह सके और पढ़ाई के लिए स्वीकृति दे दी। इसके बाद लेखक स्कूल जाने लगा। आज भी बहुत से बच्चे विभिन्न कारणों से स्कूल का मुंह देखने से वंचित हो जाते हैं या पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए राव जी जैसे व्यक्तित्व की आज भी आवश्यकता है। इससे मैं पूर्णतया सहमत हूँ। इसका कारण यह है कि इससे बच्चे पढ़ लिख कर योग्य और समाज उपयोगी नागरिक बन सकेंगे। वे पढ़ लिख कर देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकेंगे। यदि मैं दत्ताजी राव की जगह होता तो लेखक को स्कूल भेजने के लिए हर संभव प्रयास करता और फिर भी उसके दादा उसे स्कूल भेजने के लिए न तैयार होते तो मैं लेखक को अपने पास रखकर पढ़ाता और उसकी हर संभव मदद करता। विद्यार्थियों, निबंधात्मक अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3। सोंदलगेकर के व्यक्तित्व ने लेखक को किस प्रकार प्रभावित किया? आप उनके व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं अपनाना चाहेंगे? उत्तर: सोंदलगेकर एक अध्यापक थे जो लेखक के गांव में मराठी पढ़ाया करते थे। वे कविताओं को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते थे और कथ्य में खो जाते थे। उनके सुरीले कंठ से निकली कविता और भी सुरीली हो जाती थी। उन्हें मराठी के अलावा अंग्रेजी कविताएं भी ज़बानी याद थी। वे स्वयं कविता की रचना करते और छात्रों को सुनाया करते। लेखक उनकी इस कला और कविता सुनाने की शैली से बहुत प्रभावित हुआ। इससे पहले लेखक कवियों को किसी दूसरी दुनिया का जीव मानता था, पर सोंदलगेकर से मिलने के बाद जाना कि इतनी अच्छी कविता लिखने वाले भी हमारे उसके जैसे मनुष्य होते हैं। अब लेखक को लगा कि वह भी उनकी जैसी कविता गांव, खेत आदि से जुड़े दृश्यों पर बना सकता है। वह भैंस चराते चराते फसलों और जानवरों पर तुकबंदी करने लगा। वह राह चलते तुकबंदी करता और उसे लिखकर अध्यापक को दिखाता। बाद में निरंतर अभ्यास से वह कविता लिखना सीख गया। इस प्रकार लेखक को सोंदलगेकर के व्यक्तित्व ने बहुत प्रभावित किया और उसमें कविता लेखन की रुचि उत्पन्न कर दी। मैं सोंदलगेकर के व्यक्तित्व की अपने कार्य के प्रति समर्पित रहने, दूसरों को प्रोत्साहित करने, यथासंभव दूसरों की मदद करने जैसी विशेषताएं अपनाना चाहूँगा। विद्यार्थियों, तो ये थे जूझ कक्षा 12 भाग 2 के प्रश्न उत्तर। इन्हें आप याद करें, अच्छे से पढ़ें, समझें और फेयर कॉपी में नोट कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और कमेंट्स भी दें। धन्यवाद।